नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे 20 यूट्यूब चैनल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया है। 2 वेबसाइटों के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार को लेकर कार्रवाई की गई। अलग अलग आदेशों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब के 20 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारत के खिलाफ पाक की बड़ी साजिश बेनकाब होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन कर रहे थे, आईटी नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई ताकि देश के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से जो एजेंडा चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट और वहां के हैंडलर्स यहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई। संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए विधेयक को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि हम भारत के लोग जो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है उसको ये नहीं मानते, अगर मानते तो उसके लिए समय देते। विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, उसके लिए समय नहीं दिया गया। इतनी जल्दबाजी में अच्छा काम नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लिया। परेड मैदान पर आयोजित हुए महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान एसएचजी के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए डाले गए। इससे 16 लाख महिलाओं को मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम ने आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं को सम्मानित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर की और 202 टैंक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं खबरें फटाफट की। यूपी के सोनभद्र में 22 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वो यहां जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और करीब 500 करोड़ रुपए लागत से बनी 51 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग अध्यादेश पारित हो गया। मॉब लिंचिंग अध्यादेश में संशोधन पर विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा है कि इस अध्यादेश में दुर्बल लोगों की हिंसा में मौत का जिक्र किया गया है, जबकि पूर्व के पुलिस अधिकारी, रिपोर्टर सहित कई मजबूत व्यक्ति की भीड़ ने हत्या की है। पीएम मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति पुतिन की हाल की भारत यात्रा के दौरान चर्चा किए गए कुछ मुद्दों पर बातचीत की। इस बातचीत की महत्ता को बताते हुए रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने कहा कि पुतिन को अब लग रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहती हुई शक्ति है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्साइज पैनिक्स 21 में हिस्सा लिया। एक्साइज पैनिक्स 21 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे अपने सैनिकों और बिम्स्टेक क्षेत्र के दोस्तों के बीच उपस्थित होकर बेहद ही खुशी अनुभव हो रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ी जीत मिली। 19 दिसंबर को हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव में लगभग 64% मतदान हुआ था। चुनाव नतीजे के बाद 23 दिसंबर को कोलकाता का नया मेयर चुना जाएगा। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। अधीर रंजन ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा हुई है, इस तरह की हिंसा की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने इस बार देश में हो रही लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं के लिए घोषणा की गई योजनाओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से पीएम को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। परिसीमन आयोग के जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर रणनीति तय करने के लिए गुपकार गठबंधन की मंगलवार को जम्मू में बैठक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भटिंडी स्थित निवास पर हुई बैठक में परिसीमन आयोग के प्रस्ताव पर खास तौर से चर्चा की गई। लोकसभा सांसद दानिश अली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि टीके की दोनों खुराकें लगवाने के बावजूद मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक हफ्ते के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे और संगठन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। नड्डा 18 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर थे। यहां नड्डा ने हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। अब एक बार फिर से 26 दिसंबर को वे देहरादून आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री और गुरु हरसराहे के कांग्रेस विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रधान सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे पार्टी में चल रही कलह से काफी परेशान हैं। सेट नेता विक्रम मजीठिया का नाम ड्रग्स से संबंधित मामले में आने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब पाप का घड़ा भरता है और फूटता है, देर आए दुरुस्त है। ये जो ड्रग्स का जहर घुला है, मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी और उनके नेताओं पर जोरदार हमला किया। मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन, इसके अलावा मस्जिद और दरगाह की 213 एकड़ जमीन पर बीजेपी नेताओं ने अवैध रूप से अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं के यहां आयकर के छापों पर अखिलेश ने कहा कि ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना रंग दिखा रही है। ईडी ने देश के बड़े चंदन तस्कर को मुंबई से मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया। इसका नाम बादशाह मलिक है। बताया जा रहा है कि बादशाह मलिक अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर पूरी दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी का तस्करी करता था। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अभी तक कुल 34 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 17 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों में 54 बताए गए हैं। आंकड़ों में अंतर के मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि डाटा में अंतर को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम इसका पता करवा रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का दैनिक आंकड़ा लगातार 100 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां जून के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों का दैनिक आंकड़ा सबसे ज्यादा 107 रिकॉर्ड किया गया, वहीं मंगलवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 102 रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है। 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने हिमाचल आकर आशीर्वाद दिया था। वहीं अब 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मंडी आएंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के आगरा की कोठी मीना बाजार मैदान के पास स्थित रतन चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मूर्ति का अनावरण करने के बाद राज्यपाल ने विचार गोष्ठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने रोड शो का आगाज कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारी जन समर्थन के साथ राजपुरा पहुंचे। दिग्गज शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर पुलिस ने ड्रग मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से एफआईआर की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा 18,000 तालाबों का नवीनीकरण का कार्य किया जाना है। इनमें से 550 तालाबों की योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा कई तालाबों पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर रामप्रकाश के आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव गांधी माघी पुन्नी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवीन मेला स्थल में आज छत्तीसगढ़ शासन के धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माघी पुन्नी मेला की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेला स्थल में सुव्यवस्थित आवागमन के लिए जमीन समतलीकरण, नदी के किनारे 4 लेन सड़क, पाथवे निर्माण सहित यहां आने वाले साधु संतों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनाव में अपने कामों के दम पर जनता से वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं, बल्कि बीजेपी पिछले चुनाव की जीत का खुद रिकॉर्ड तोड़ेगी। यूपी के बलिया जनपद में दूसरे दिन भी बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में बीजेपी नेता हजारों की संख्या में शामिल हुए। वहीं बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से दमखम दिखाया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि इस बार हमें अपने विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो हम चुनाव जीतेंगे। यूपी के महोबा के अलाहा चौक में पिछले 18 दिन से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर अनशन पर बैठे युवाओं को बीजेपी की जनविश्वास यात्रा आने पर पुलिस द्वारा जबरन उठाने का प्रयास किया गया, जिससे अनशनकारी आक्रोशित हो गए और इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प भी देखने को मिली। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बरनाला पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बीजेपी नेताओं के साथ नुक्कड़ सभा के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी और कहा कि साझेदारी समानता पर आधारित है। हिमाचल की राजधानी शिमला में राज्य एचपी यूनिवर्सिटी में 2 छात्र संगठनों में भिड़ंत हुई। 2 छात्र गुटों में खूनी झड़प में 2 छात्र घायल हुए। छात्रों में भिड़ंत के बाद मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात किया गया है। पंजाब के बरनाला मोगा नेशनल हाईवे पर नए बने और पहले दिन चालू हुए टोल प्लाजा को किसान संगठनों और स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया। किसान संगठनों और स्थानीय लोगों ने कहा टोल कंपनी की ओर से बरनाला मोगा हाईवे का निर्माण किया गया है, जबकि टोल कंपनी बरनाला बाजाखाना रोड पर जाने वाले लोगों से नाजायज टोल वसूल रही है। अंबाला में सर्दी के सितम को देखते हुए डीसी अंबाला ने रेड क्रॉस के सहयोग से नेकी की दीवार की शुरुआत की है। यहां लोगों को गर्म कपड़े मुफ्त में दिए जाएंगे। कालांवाली जीआरपी पुलिस की ओर से हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। रेलवे चौकी प्रभारी बलवीर ने कहा कि कोहरे के चलते ऐसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी है। रेवाड़ी में 1 दिसंबर से लागू किए गए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को पुलिस ने लगभग लागू कर दिया है। इसको लेकर ज्यादातर पार्षदों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में सर्कुलर रोड जरूर जाम फ्री हो गया है। यूपी के मुरादाबाद में आर्मी की तैयारी कर रहे सभी युवा भारी संख्या में इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि पिछले 2-3 सालों से सभी प्रकार की भर्तियां चालू है, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं आई। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सीरो सर्वे शुरू किया है। बलिया, संभल, कुशीनगर, शाहजहांपुर और गाजियाबाद में सीरो सर्वे कराया जाएगा।
हरियाणा के फरीदाबाद की खड्डा कॉलोनी में सोमवार देर रात एक 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि बच्चे के शरीर पर जलने के निशान थे। फिलहाल मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा के झज्जर में आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि लघु सचिवालय बिल्डिंग में घुसकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों के बाद अब नगर परिषद कर्मचारियों ने भी शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भी झज्जर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर परिषद कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। पिछले 14 दिनों से पूरे प्रदेश हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के धरने का 14वां दिन रहा। पिछले 14 दिनों से रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। यूपी के संभल में कड़ाके की ठंड के बावजूद शहर का राजनीतिक पारा चढ़ गया। एक बार फिर सपाई और भाजपाई आमने सामने आ गए। दरअसल सपा विधायक इकबाल महमूद की ओर से कराए जा रहे कवि सम्मेलन और मुशायरे पर राजनीति शुरू हुई और बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव ने कालावली क्षेत्र के गांव रोड़ी और दादू में सिविल अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। कोरोना के चलते वैक्सीनेशन की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उपायुक्त अनीश यादव कालावली एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की। इतना ही नहीं, डबवाली रोड पर बने नक्शा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर डीसी ने वहां की व्यवस्थाओं को भी परखा। समय सीमा बैठक में धान खरीदी की समीक्षा में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने पाया कि खरीदी केंद्रों में धान का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उठाव नहीं हो रहा है। 28 केंद्र ऐसे पाए गए जहां परिवहन शून्य मिला। इससे नाराज कलेक्टर ने डीएम नान दिलीप सक्सेना का वेतन रोकने के निर्देश दिए और कहा कि जब तक परिवहन 90% तक ना हो जाए, इनका वेतन ना निकाला जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।